उसके बाद हमारे पास आता है मूव टू के अंदर होता है इस्टेब्लिशिंग अ नीश, यानी कि आपने बेसिकली बताना होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, वो किस मसले से रिलेटेड है, ठीक है, वो मसला है क्या, उसका हल क्या है, और वो सारा मतलब ये जो अब नीचे ये स्टेप्स दिए हुए हैं ना, ये है मूव टू करने का तरीका। यानी कि मूव टू के अंदर स्टेप वन आप काउंटर क्लेमिंग करोगे, आप बताओगे कि प्रीवियस रिसर्चेस जो थी उनके अंदर कौन सी ऐसी बात थी जिस पे गौर नहीं किया गया, या कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसके ऊपर जनरली लोग ऑब्जर्व नहीं करें, जिसकी वजह से हमें रिसर्च करनी चाहिए। दूसरा इंडिकेटिंग अ गैप, मतलब आप उस रिसर्च के अंदर मसला बता क्या रहे हो, ठीक है, वो कौन सा वहाँ पे फूल लगाने क्यों चाहिए, ठीक है, इधर वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, या वहाँ पे जगह ऐसी है कि आपको डेकोर के लिए फूल लगाने हैं, मतलब वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है या इस तरह कुछ, ठीक है, जो भी आपका मसला है ना बेसिक, तो आप वो बताओगे कि इसके अंदर ऐसा मसला क्या है कि हमें ये रिसर्च किस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो गैप आपने इंडिकेट करना है। फिर क्वेश्चन रेजिंग का मतलब है कि जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई थी, ठीक है, प्रीवियस रिसर्चेस के अंदर कौन कौन से फैक्ट्स बताए गए थे जिससे रेलिवेंट था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, या फिर अगर ये भी चीज़ डिस्कस कर दी जाती इस तरह से तो होता, मतलब इस तरह की जितनी भी सिनेरियोज हैं वो आप क्वेश्चन रेजिंग में करते हो। फिर तीसरा होता है कंटिन्यूइंग आर ट्रेडिशन, चौथा जो होता है वो होता है कंटिन्यूइंग आर ट्रेडिशन, यानी कि प्रीवियस रिसर्चेस के अंदर ये फैक्ट्स दिए गए थे, सो अब हम इन्हीं फैक्ट्स को बेस बनाते हुए इस रिसर्च को इस तरह से कंटिन्यू करें, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूइंग अ ट्रेडिशन के अंदर। अब यहाँ पे एक और फैक्ट देखने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है ऑथर ना हर स्टेप लिखे, ठीक है, बहुत सी जगह होंगी कि जहाँ पे ऑथर ने काउंटर क्लेमिंग नहीं की होगी, बहुत से ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर काउंटर क्लेमिंग नहीं की होती, ठीक है, या फिर जो पिछली रिसर्चेज हैं उनसे रेफरेंस नहीं बनाया गया होता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस वाले बॉक्स को आप खाली छोड़ दोगे ऐसे, ठीक है। जिस तरह ये वाला जो रिसर्च आर्टिकल था या एनालिसिस था, इसके अंदर उसने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन रेजिंग नहीं की गई थी, मतलब किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था उस रिसर्च आर्टिकल के अंदर, तो इस बॉक्स को उसने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, मूव्स एनालिसिस करते हुए। तो इसी तरह आपके रिसर्च आर्टिकल में अगर फॉर एग्जांपल मूव वन का स्टेप 2 फॉलो नहीं हुआ, मतलब उसने टॉपिक से रिलेटेड जनरलाइजेशंस नहीं बनाई हुई, तो आप इस बॉक्स को खाली छोड़ दोगे, सही है, इस तरह। और फिर आपने एग्जैक्टली जिस तरह आपने इसका सीक्वेंस देखा था, आपने इसका भी सीक्वेंस देखना है, ठीक है, कि किस तरह से सीक्वेंस में स्टेप हुए हुए। दूसरा, आपने अटेम्प्ट करते हुए ये देखना है कि आपने ना पहले एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। फॉर एग्जांपल मूव वन जब आपने लिखा ना, तो इसी तरह आपने टेबल बना लिया और बताया कि स्टेप पहले अगर स्टेप 3 फॉलो हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है स्टेप 3 फॉलो हो रहा है, तो आपने पहले स्टेप 3 लिखना है, और वो किस तरह से फॉलो हुआ है, कहाँ पे फॉलो हुआ है, ये लिखना है, ठीक है। और अगर स्टेप 1 पहले फॉलो हुआ है तो स्टेप 1 ही लिखना है, अगर स्टेप 2 पहले फॉलो हुआ है तो पहले स्टेप 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप्स लिख के पहले ये बताओगे कि मूव वन के अंदर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। मूव वन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि ऑथर उसकी इंपॉर्टेंस क्लेम करता है, बताता है कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रेलिवेंट है, क्यों प्रॉब्लमैटिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आप बताओगे कि किस सीक्वेंस में ऑथर ने मूव वन को फॉलो किया है, सही है। ये दो चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद आपने मूव टू पे आ जाना है। मूव टू पे आके एग्जैक्टली सेम काम करना है आपने, कि आपने देखना है कौन कौन से स्टेप्स किस सीक्वेंस में फॉलो हुए हैं, ठीक है। वो सीक्वेंस लिख के फिर आपने अगेन ये काम करना है कि मूव टू को डिस्क्राइब करना है कि मूव टू के अंदर क्या किया जाता है बेसिकली, ठीक है, कि इंडिकेट किया जाता है गैप, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जाता है, पीछे से रेफरेंस बनाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो आपने करना है। उसके बाद आपने लिखना है कि ऑथर ने किस तरह से इसको फॉलो किया, सही है। और मूव थ्री के अंदर भी अभी मैं आपको बताती हूँ मूव थ्री क्या होता है, लेकिन मूव थ्री के अंदर भी आपने ये करना है कि स्टेप्स देखने हैं कि सीक्वेंस में फॉलो हुए हैं, उनको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, और नीचे आपने ये लिख देना कि मूव थ्री होता क्या है और ऑथर ने किस सीक्वेंस में मूव थ्री को किया हुआ फॉलो। फिर आपने कंक्लूजन में ये लिखना है कि रिसर्च आर्टिकल पे मूव्स एनालिसिस, ये कंक्लूजन आपने रिसर्च आर्टिकल का नहीं लिखना, कंक्लूजन आपने ये लिखना है कि मूव्स एनालिसिस को अगर रिसर्च आर्टिकल पे अप्लाई किया जाए तो उसका क्या कंक्लूजन है, उससे क्या एडवांटेज हो सकता है, या उसका क्या प्लस पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, मूव थ्री के अंदर आप क्या करते हो, मूव थ्री के अंदर ऑक्यूपाइंग द नीश वाला काम होता है, कि मतलब आपने जो प्रॉब्लम रेज की है, ठीक है, जो आप बता रहे हो कि जनरली ये काम होता है लेकिन इसको ऐसे होना चाहिए, या ये वाली नई इनोवेशन जो है ये अब होनी चाहिए, तो उसका आप सोल्यूशन बताते हो, ठीक है, या और अपना पर्पस बताते हो कि अगर ये वाला सोल्यूशन अप्लाई कर दिया जाए तो इससे ये डिफरेंस आ सकता है। तो उसके अंदर सबसे पहले होता है आउटलाइनिंग पर्पसेस, कि आप वहाँ पे फूल लगाना क्यों चाहते हो, ठीक है, उससे डिफरेंस क्या पड़ेगा। फिर अनाउंसिंग प्रेजेंट रिसर्च, के आप उन फूलों को लगाने के लिए कौन से स्पेशल स्टेप्स ले रहे हो, आपने ये जो रिसर्च पूरी बेस की है इसके अंदर आपने क्या डिफरेंस किया है, ठीक है, आपने क्या डिफरेंस क्रिएट किया है। और थर्ड है कि अनाउंसिंग प्रिंसिपल फाइंडिंग्स, जो आपकी अपनी फाइंडिंग्स थी, जो आपके अपने हाइपोथेसिस से आपका रिजल्ट निकला, कंक्लूजन्स निकला, वो ठीक है, वो सारे आपने बता देने हैं। अब जो ये वाली
जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे स्टेप 3 जो है आपके पास ये स्टेप 3 के अंदर इंडिकेटिंग आर्टिकल स्ट्रक्चर, यानी जो अब आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, इंट्रोडक्शन के बाद जो रहता है आपका बाकी सारा रिसर्च पेपर है उसका सीक्वेंस क्या दिया गया है। मतलब उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उसने बैकग्राउंड दिया है, या उसने एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, या उसने कंक्लूजन दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे ना आपने जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर जिस तरह से उस बाकी के रिसर्च पेपर को ऑथर ने ऑर्गेनाइज किया है, आपने वो इसके अंदर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आउटलाइन दी हुई है, एक सिंप्लीफिकेशन दी हुई है, ये सारा कुछ, ठीक है। ये ना इंग्लिश वाली जो फंक्शनल इंग्लिश की क्लास है ना, उसके अंदर उस्मा ने अपलोड किया हुआ है। तो स्वेल्स मूव समथिंग, स्वेल्स नाम है इसका, स्वेल्स मूव नाम है, ठीक है, ये नाम होगा, इस नाम से लिखा होगा, स्वेल्स मूव मॉडल एनालिसिस। तो उस नाम से आप इसको खोल के देख सकते हो, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लो और एज एग्जाम्पल सामने रख के फिर आप ना अपना सारा एनालिसिस बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली मूव्स एनालिसिस, और इस तरह से इसको करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी अब।